नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। और इस सीरीज में आज हमारे पास में है 12वें नंबर का वीडियो और इसके पहले के जो 11 वीडियो है उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में। आज का वीडियो है खास क्योंकि आज हम लेकर आए हैं 30 आउट ऑफ 30 का चैलेंज। 30 में से 30 नंबर आपको लेकर आने हैं, है ना। अगर आपके 30 में से 30 नंबर आ जाते हैं मतलब आपकी तैयारी सही ट्रैक पे चल रही है और बिल्कुल सही तरीके से आप लोग एग्जाम को बड़े अच्छे नंबर से क्वालिफाई करने वाले हो। ठीक है, तो चैलेंज लीजिए और मेरे साथ साथ आंसर लगाइए। जैसी वीडियो आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आप नीचे मुझे कमेंट में बताइएगा आपको कितने इसमें से सही हुए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। हाँ चलिए, यहाँ पर हमारे पास पे एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग टेस्ट फ्री वाले भी प्रोवाइड कराते हैं जो कि आप प्रोफाइल में जाएंगे वहाँ पे आपको फ्री मटेरियल मिल जाने वाले हैं। इसके अलावा पेड कोर्सेस हमारे पास में अभी हमने अगस्त का कोर्स लॉन्च कर दिया है। अगर कोई अगस्त के लिए अभी से लेकर पढ़ना चाहता है तो इसको पढ़ सकता है ना। ये फुल कोर्स है, इसमें सारा कुछ मिलने वाला है, कुछ भी छूटेगा नहीं। यहाँ पर हमारे पास ये वाला कोर्स है तो जुलाई के लिए कोर्स है और मैं चाहूँगा कि आप इस कोर्स को जुलाई के एग्जाम के लिए ना ले, है ना, क्योंकि समय कम है, तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। यहाँ पर हमारे पास में जुलाई के लिए मॉक टेस्ट है तो ये मॉक टेस्ट आप ले सकते हो, एग्जाम के दिन तक भी लेना चाहो तो इसको ले सकते हो, पर सारे के सारे आप लगा लीजिएगा। इसमें टोटल आपको 60 मॉक टेस्ट मिलते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और याद रखिएगा ये वाला कोर्स फुल कोर्स है, इसमें आपको लाइव रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्टिव क्लास, एमसीक्यू क्लास, मॉक टेस्ट सारा कुछ इसमें आपको मिलता है। चलिए आज का पहला प्रश्न हमारे पास में है, एमएस एक्सेल में इक्वल हेक्सा टू डेसिमल का रिजल्ट क्या होगा, है ना। हमारे पास दिया है ये एमएस एक्सेल में पूछ रहा है बेसिकली कि हेक्सा डेसिमल से हमको डेसिमल नंबर बदलना है, तो ये हम नॉर्मल बदलेंगे और सीधे हम आंसर लगा देंगे। देखिए हमारे पास में हेक्सा जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम का वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा हो, इसी वीडियो की जो आई बटन में लिंक है सीरीज की, उसमें आपको नंबर सिस्टम का वीडियो मिल जाएगा, उसको ध्यान से देखिए और सारे प्रकार के आप सीख जाएंगे। यहाँ पे हेक्साडेसिमल की बात हो रही है, मतलब हमारे पास में हेक्साडेसिमल मतलब इस तरीके से 16 हम लोग लगाते हैं और यहाँ पे क्या लिखा है 1A लिखा हुआ है, मतलब 2 वैल्यू लिखी हुई है तो 1 तो यहाँ पर जैसा का वैसा है, साथ में क्या लिखा हमारे पास में A लिखा हुआ, तो इसको समझते हैं। देखिए हेक्साडेसिमल में जो टोटल नंबर्स होते हैं, टोटल कितने होते हैं 16 होते हैं, लेकिन यहाँ पर 0 से अगर हम बात करेंगे तो 0 से 9 तक के ये हमारे पास में हो जाते हैं, टोटल 10 वर्ड हो जाते हैं। अब 6 वर्ड कहाँ से स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 तक के रहते हैं। ठीक है, लेकिन हम इनको इस नंबर में यूज नहीं करके क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं किसको, A, B, C, D, E और F, इस फॉर्म में हम लोग इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर हम देखें तो यहाँ पे A के लिए क्या आ रहा है हमारे पास में, यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है 10, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, एक वैल्यू हमारे पास में 1 है और एक वैल्यू हमारे पास में 10 है। ठीक है, अब इसको हमको बदलना है, किससे बदलना है, डेसिमल में बदलना है। ये तो हेक्साडेसिमल निकल गया हमारे पास में, तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे कि हम 16 की घात लगाएंगे 0 और 16 की घात लगाएंगे 1, क्योंकि यहाँ पे 2 ही वैल्यू हमारे पास में 3 होती तो हम 16 की घात 2 और फिर 16 की घात 3 ऐसे हम आगे लगाते चलते। क्योंकि यहाँ पे 2 ही संख्या हमारे पास में तो हमने क्या लगाया 16 की घात 0 और 16 की घात 1, क्या आएगा, तो जिसकी भी घात 0 होती है उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है ना। तो मैंने 1 यहाँ लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पे 16 की घात 1 है तो ये क्या आएगा, ये 16 का 16 ही आएगा। याद रखना हमको दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। अब यहाँ पे जो मेन काम हमारे पास में वो ये है कि हमको इसका इसमें वर्टिकल गुना करना है, 1 का 10 में और 16 का 1 में करना है। तो जब इसका वर्टिकल हम गुना करेंगे तो 16 10 का 1 में गुना करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये हमारे पास मालूम है 10 ही आने वाला है। अब 16 का 1 में गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 16। अब चूंकि हमारे पास से प्लस का साइन लगा था तो हमने प्लस लगा दिया और अब इसको हम जोड़ लेंगे, कितना आएगा 26। तो हमारे प्रश्न का जो राइट आंसर आ गया वो क्या आ गया, वो आ गया 26। ठीक है, इस तरीके से आराम से आप लोग सॉल्व करिएगा। और मैं बता रहा हूं जो नंबर सिस्टम का वीडियो है उसको जाके ध्यान से देखिए, उसमें यही सारी चीजें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है, बहुत आराम से बताई है, प्रैक्टिस करिएगा सीख जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में किसी फार्मूला में सेल रेंज A1 से B3 कितनी सेल को रिप्रेजेंट करती है ना। तो सेल रेंज के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं ऐसे रख के और पूछता है, तो क्या करना है आपको भाई, यहाँ पर मैं तो बना लूंगा सीधे इसका टेबल बना लूंगा, है ना। उसने कहाँ तक पूछा है, B तक के बोना है तो मैं C तक के बना लूंगा।
ठीक, यहाँ पे मैं ऐसा और कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे रो के नाम लिख पाऊँ। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास में ए बी सी है ना, और यहाँ पे क्या होगा, 1 रो, 2nd रो, 3rd रो, 4th रो, इस तरीके से रो हो जाएगी। अब हमारे को बोल रहा है A1 से B3, तो A1 का है हमारे पास में, ये है भी हमारे पास A1 है ना, A और 1 सेल एड्रेस हो गया। फिर हमारे पास B3, तो B कहाँ है ये और 3 कहाँ है ये, तो B और ये 3 मतलब ये B और 3। ठीक है, अगर हम सेल रेंज देते हैं A1 से लेके B3 तक के, तो कितनी सेल सेलेक्ट होती है, हाउ मेनी सेल इन दिस रेंज। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने ऐसा कर दिया, अब हमको बस नापना है। तो हमारा कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सेल कैसी हो रही है, पूरी की पूरी सेलेक्ट हो रही है। कितनी सेल आ गई इसमें, 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने आ गई टोटल, 6 आ गई है। और ये हमारा प्रश्न का राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास में, थर्मल प्रिंटर सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है। थर्मल प्रिंटर सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज में होता है, ये हमको बताना है। थर्मल प्रिंटर के बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूँ आपसे। देखिए थर्मल प्रिंटर क्या होता है, तो थर्मल प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो प्रिंट करने के लिए ऊष्मा का यूज करता है या ताप का यूज करता है। ऊष्मा और ताप मतलब हीट और गर्मी। तो लेजर लाइट जो पड़ता है उसमें क्या होती है, बहुत ज्यादा हीट होती है। और इसमें जो पेपर यूज किया जाता है वो पेपर कैसा होता है, केमिकल ट्रीटेड पेपर होता है। केमिकल ट्रीटेड पेपर कहने का मतलब उसके एक तरफ केमिकल की परत चढ़ाई जाती है। अब जैसे लेजर का लाइट उस पेपर पर पड़ता है तो होता क्या है कि उस जगह केमिकल क्या होगा, जल जाएगा, हमको काला काला दिखता है और बेसिकली हमारे लिए क्या हो गया, वो प्रिंट हो गया, है ना। तो याद रखेंगे थर्मल पेपर जो होता है, एक तरफ केमिकल का उस पर लेयर होती है, दूसरी तरफ नॉर्मल पेपर होता है, थर्मल प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जांपल ही पूछता है हमारे एग्जाम में थर्मल प्रिंटर का, तो सबसे अच्छा एग्जांपल आप बता दिए, उसको क्या बता देंगे, आप बता दीजिए फैक्स मशीन, है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा एटीएम कार्ड हो गया, है ना, या मॉल वगैरह में हम जाते हैं, है ना, या आपने पीओएस देखा होगा, यहाँ पे सब जगह आजकल हमारे को वही थर्मल पेपर मिलता है। कहाँ सबसे ज्यादा प्रयोग किया है, तो हमको बोल रहा है ऑफिस प्रिंटिंग में। ऑफिस प्रिंटिंग में जो हम लोग प्रिंटर यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं लेजर। कौन सा यूज करते हैं, लेजर। और जरूरत पड़े तो फिर हम इंकजेट भी यूज करते हैं, बाकी सबसे ज्यादा लेजर ही यूज करेंगे। डीटीपी मतलब डेस्कटॉप प्रिंटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सबसे ज्यादा क्या प्रयोग किया जाता है, लेजर प्रिंटर ही प्रयोग किया जाता है। और जरूरत पड़ेगी तो इंकजेट भी करेंगे सेकेंड स्टेज पे। फिर हमारे पास आता है वेक्टर प्रिंटिंग की अगर बात करें, रास्टर और वेक्टर जो हमारे पास में आता है। वेक्टर प्रिंटिंग की अगर बात करें तब हम यहाँ पे यूज करते हैं किसका, प्लॉटर का। क्या यूज करने वाले हम लोग, प्लॉटर यूज करने वाले हैं, है ना। और फिर जरूरत पड़ी तो नॉर्मल सी बात है ना। तो यहाँ पे हम वेक्टर के लिए हम लोग प्लॉटर यूज कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या बच्चा, सीधे सीधे बिलिंग और रिसिप्ट। तो बिलिंग और रिसिप्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, थर्मल प्रिंटर का। तो ये हमारे प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है। जैसे कि मॉल में आपको जो स्लिप मिलती है, बिल वगैरह या पर्चियां जो मिलती है, एटीएम में जो मिलती है आपको स्लिपें, वो सारी की सारी थर्मल प्रिंटर से ही प्रिंट होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मशीन लैंग्वेज किस फॉर्म में होती है। मशीन लैंग्वेज किस फॉर्म में होती है, तो हमको पता है कैसे, तो 0 और जो 1 का फॉर्म होता है इसी फॉर्म में होती है। अब हमको बोल रहा है हेक्साडेसिमल, तो हेक्साडेसिमल हम लोग नंबर सिस्टम में यूज जरूर करते हैं। हेक्साडेसिमल, ऑक्टेल नंबर, डेसिमल भी हम लोग यूज करते हैं। तो इन दोनों की अगर बात करें तो हम बहुत बड़े जो हमारे पास में क्या होते हैं, बाइनरी कोड्स होते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम इनका यूज करते हैं। और डेसिमल क्या होती है, तो डेसिमल संख्या हमारे मानव मतलब मनुष्य के लिए समझने योग्य बड़ी आसान होती है, तो हम लोग यूज करते हैं डेसिमल संख्या। और बाइनरी जो होती है ये यूज करता है भैया कौन, ये यूज करेगा आपका मशीन मतलब कंप्यूटर। तो हमारे प्रश्न का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बाइनरी। बाइनरी जो कोड होते हैं वो सीधे सीधे क्या है हमारे पास में, मशीनी लैंग्वेज होते हैं, बस इतना याद रखिएगा। अगला है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि मैं पहले ही बात कर चुका हूं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के जो क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में 100% एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली 5 ही हमारे पास में होते हैं। एक हमारे पास में होता है डिफ्रैगमेंटर, हमारे पास में होता है कंप्रेसर, हमारे पास में होता है बैकअप, हमारे पास में होता है एंटीवायरस, और एक हमारे पास में होता है वो क्या है, वो हमारे पास में है क्लीनर। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास में 5 यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। उसमें से एक यहाँ पे जो रखा हुआ है वो है क्लीनर है, इसको याद रखेंगे। MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS पेट हमारे पास विंडोज के साथ में मिल जाता है। ओरेकल हमारे पास डेटाबेस लैंग्वेज सॉफ्टवेयर है, ये भी याद रखेंगे। अगला है MS एक्सेल में
पावर का आउटपुट क्या होगा, एक्सेल के फॉर्मूले आते हैं भी एग्जाम में, है ना, प्रैक्टिस करिएगा। देखिए प्रैक्टिस हमको इसलिए भी करनी है फॉर्मूले की, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि भैया इससे ऐसा ऐसा होता है, पर एग्जाम में आप तेजी से कैसे कर पाओगे जब आपकी इसकी प्रैक्टिस रहेगी। तो आपने अगर कॉन्सेप्ट सीख चुके हो कि इसमें ऐसा होता है, तो वहां पर आप उसकी प्रैक्टिस करिए कि हाँ हम जल्दी से ऐसा कर लेंगे। एग्जाम में आपको चीजें आती है वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको तेजी से करते आती है वो बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है, क्योंकि समय बच जाता है फिर हार्ड क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है हमको, पावर, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 2 की पावर क्या लिखी है, 5 लिखी है। ये फार्मूला सॉल्व करने के आएगा तो हमको बस 2 की पावर 2 पहले लिखा है, 5 बाद में लिखा है, तो जो पहले लिखा है उसकी घात होती है कौन सी, वो संख्या जो बाद में लिखी जाती है। 2 की घात हमने 5 लगा दी, बस सॉल्व करना है, क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड देन इंटू 2, 1 2 3 4 5, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, है ना। क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 हमारे प्रश्न का राइट आंसर है, ये हो गया। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके अच्छे से सॉल्व करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक्सेल में एसक्यूआरटी क्या रिटर्न करता है, एसक्यूआरटी भैया ये निकालता है स्क्वायर रूट, है ना। स्क्वायर रूट हमको पता ही है स्क्वायर रूट क्या होता है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम किसी भी संख्या का इसमें बड़ी आसानी से बस जाके टाइप करना है, निकाल के दे देगा। हमको बोल रहा है 144, है ना, तो 144 का वैसे तो हम लोगों को याद रहता है ना, 144 हो गया, 625 हो गया, इन लोगों के हम लोग को याद रहते हैं, क्योंकि ये जब सीखते भी है तो सबसे इजी यही हमको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे तो स्क्वायर रूट हम निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपको स्क्वायर रूट निकालते नहीं आता तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि ये कैसे हम लोग निकालते, तो इसकी प्रैक्टिस करके जाना अच्छे से स्क्वायर रूट निकालने की। फिलहाल इसका हमारे को पता है कि हम लोग अगर करते हैं 12 गुणित अगर 12 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 144 आ जाता है, ये हमको पता है। तो क्या आ जाएगा हमारे प्रश्न का राइट आंसर 12। ठीक है, तो इसको निकालने की प्रैक्टिस कर लेना, तो ये वाला जो फॉर्मूला एग्जाम में आएगा वो इजी हम लोग कर लेंगे। अगला है डेसिमल 31। अच्छा एक चीज और आपको बता दे कि हम लोग समय निकाल के और आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करते हैं, तो आप लोग की जवाबदारी है कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो नए बच्चे जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो जितना ज़्यादा आप लोग हमको सहयोग करेंगे तो हमारे भी उतने ज़्यादा मन होता है कि और अच्छा कंटेंट और टाइम टू टाइम कंटेंट लेकर हम लोग आते रहे। ठीक है, यहाँ पर हमको दिया है डेसिमल 31 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, तो हमारे पास डेसिमल संख्या दी है उसने 31 और उसका बाइनरी निकालना है। तो ये बहुत आसान है निकालना, जब भी बाइनरी निकालना हो हमको डेसिमल का, तो डेसिमल क्या दिया उसने 31 दिया है, तो हम लोग क्या करना है इसमें भाग देना है भैया, किसका बाइनरी निकालना है हमको, तो हम देंगे 2 का भाग, 2 का भाग देंगे, जो शेषफल है वही हमारा आंसर निकलने वाला है। तो हमने 2 का भाग इसमें देंगे तो कितने बार जाएगा, हमको पता है कितने बार जाना है इसमें भाग, भाई 30 तक के चला जाएगा, उसके बाद तो नहीं जाएगा। और 2 का जब पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो कितने बार में आएगा, 15 टाइम में आएगा 30। अब उस 30 को हम लोग 31 से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, एक शेषफल बचा। अब हमारे पास में आ गया 15, है ना। 15 जब हम देंगे इसमें 2 का भाग, तो हमको पता है कि 7 बार अगर हम भाग पढ़ते हैं 2 का तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 7 बार में कितना आ जाएगा, 14 आ गया। 14 को हम 15 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 शेषफल आ गया। फिर हमारे पास 7 है, इसमें हम 2 का भाग देंगे तो हमको मालूम है कितने बार देंगे, 3 बार हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उस 6 को 7 में से हम माइनस करेंगे तो कितना शेषफल आएगा, 1 आ जाएगा। अब हमारे पास बचा है 3 में हम 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा तो हमको फिर पता है कितने बार जाएगा भाग, 1 बार भाग जाएगा, और कितना शेषफल बचेगा, उस 2 को 3 में से घटाएंगे तो 1 शेषफल हमारा बचेगा। इतना हमारा आंसर आ गया, याद रखिएगा। यहाँ तक सॉल्व कर लिया आपने, बहुत अच्छा है। अब हम कैसे इसको रखेंगे, तो याद रखना जब भी हम निकालते हैं तो इसको हम नीचे से ऊपर की तरफ शो कराएंगे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की संख्या लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे सारे 1 है, इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि हमने कहीं का कुछ लिख दिया, लेकिन याद रखना हम यहाँ पे सबसे पहले कौन से लिखेंगे, ये वाला 1 लिखेंगे। सबसे पहले ये वाला, उसके बाद फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, और फिर रखेंगे हम ये वाला, है ना। तो ये हमको क्या निकालना था, हमको बाइनरी निकालना, तो हमने बाइनरी निकाल लिया। तो नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग जो भी शेषफल बचता है उसको लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास से 1 1 1 1 1, मतलब कि ये वाला जो आंसर है हमारा ये सही है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा, बड़े आसानी से हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। हेक्साडेसिमल f का डेसिमल वैल्यू क्या होगा, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है,
हेक्साडेसिमल क्या दे दिया उसने, एफ दे दिया, और क्या पूछा आपसे, डेसिमल पूछ रहा है। तो सीधे सीधे आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया हेक्साडेसिमल क्या होती है, 0 से 9 तक की संख्या आती है। इसके बाद क्या होगा आपके पास में 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 तक के जाता है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास 9 के बाद, यहाँ पे हम इसको लिखते हैं ए बी सी डी ई और हम क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ पे सॉल्व करना है तो जाहिर सी बात है क्या जाएगा, हेक्साडेसिमल हमसे पूछ रहा है किसके लिए, एफ के लिए। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास में 15 आ गया, सीधे सीधे कुछ भी नहीं करना पड़ा। और अगर इसको हम सॉल्व भी करते है ना, जैसे सॉल्व करके देखो क्या आ गया, 15 आ गया है ना। अब हम सॉल्व करते तो कैसे करते भाई, हम 6 की घात क्या, 16 की घात क्या लगाते, 0 लगाते भाई। एक ही संख्या है तो हम यही लेंगे, 16 की घात 0, मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आएगी, जिसकी भी घात 0 होती है उसका आउटपुट क्या आता है, हमेशा 1 आता है। अब इस 1 का हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल इंटू करेंगे 15 में, तो कितना आएगा आंसर, यहाँ पर 15 ही आएगा, है ना। तो सॉल्व करेंगे तब भी ऐसा आएगा, अदरवाइज यहाँ पर एक ही सिंगल लेटर बोल रहा है और आपसे डेसिमल में पूछ रहा है तो लगा दो सीधे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, जब भी डबल पूछेगा तब है कि थोड़ा सा आपको, 16 की घात हमने 0 लगाया, 1 लगाना पड़ता, 3 संख्या रहती तो फिर हमको 2 तक के जाना पड़ता, तो वो भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे ये इजी था। क्या हो गया हमारे पास में 15 हमारा आंसर आ चुका था, तो ये हमारा रहा 15। अगला है हेक्साडेसिमल, क्या नहीं, अच्छा हेक्साडेसिमल नहीं है, क्या है, हैंडहेल्ड। हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमको हमारे एग्जाम में पहचानने के लिए आते हैं। तो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनका यूज हम ऐसे डिवाइसेस में करते हैं जिनको हम हाथ में रखकर चला पाए। तो हाथ में रख के जो हम डिवाइसेस चलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, हैंडहेल्ड डिवाइस कहलाते हैं। और हैंडहेल्ड डिवाइसेस जो रहते हैं उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसे हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग कहते हैं। तो अब बताइए यहाँ पे कौन सा होगा हमारे पास में, हमको बोल रहा है लाइनेक्स, सिम्बियन, विंडोज और यूनिक्स। तो हैंडहेल्ड मतलब कि सिंपल सी बात है कि हाथ में चलाने वाले, जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, टैब होते हैं हमारे पास में, तो इनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनेक्स से अगर बात करें तो हमारे कंप्यूटर में डलता है, पीसी में। अगर हम बात करें विंडोज की बात, तो विंडोज भी हमारे कंप्यूटर में डलता है, और लाइनेक्स यूनिक्स की बात करें तो भी हमारे कंप्यूटर में ही डलता है ना। सर्वर में डालेंगे इसको हम लोग, लाइनेक्स को हम पीसी में डालते हैं, है ना, विंडोज को भी हम पीसी में यूज करते हैं। बच गया हमारे पास में क्या, सिम्बियन। तो सिम्बियन जो है ये एक हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको याद रखेंगे। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो जो पहले वहां पर नोकिया, सैमसंग के जो मोबाइल आते थे छोटे छोटे कीपैड वाले, उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था वो कौन सा था, वो सिम्बियन ही था, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है UEFI, सोर्स बूट का मेन काम क्या है, इसको पहचानते हो आप लोग। UEFI क्या है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल, और ये जो हमारे पास में है ये क्या है, फर्मवेयर इंटरफेस, है ना, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर, और एक हमारे पास में क्या आ गया, फिर इंटरफेस आ गया। तो याद रखेंगे इसको, और इसको इसलिए भी याद रखना क्योंकि आप लोग इसको जानते होंगे, बायोस को। तो अभी क्या कर रहा है, अभी के समय में बायोस को इससे रिप्लेस किया जा रहा है ना, मतलब बायोस क्या हो गया, अब आउटडेटेड चीज हो गई है, नई चीज क्या आ गई, यूनिफाइड एक्सटेंडेबल फर्मवेयर इंटरफेस। ये हमारे पास में एक नई चीज हो गई, है ना। तो इसका अपडेटेड वर्जन क्या है, UEFI है, इसको आप याद रखेंगे। क्या है, चलिए प्रश्न देखते हैं। ये बोल रहा है सोर्स बूट का मेन काम क्या है, इसका मेन काम क्या है। तो बेसिकली जो हमारे पास फर्मवेयर मतलब कि जो हमारे पास रोम का या बायोस का जो काम था वही काम तो है। क्या करता है ये, देखिए हमारे को बोल रहा है बूट डिवाइस की स्टोरेज कैपेसिटी चेक करता है, स्टोरेज कैपेसिटी चेक ये नहीं करता है ना। ये क्या है, बूट लोडर के डिजिटल सिग्नेचर को वेरीफाई करता है। तो भैया यही राइट आंसर है ना। जो बायोस होगा, बेसिकली बायोस, या हम इसकी बात करें UEFI की, क्या करता है, जब सिस्टम आपका बूट होता है तो सारी जांच करेगा, चेक करेगा। तो ये बूट लोडर को चेक करता है कि बूट लोडर जो है वो सही वाला है कि नहीं, गलत वाला तो नहीं है ना, और डिजिटली साइन है कि नहीं, उसको वेरीफाई किया गया है कि नहीं, है ना। वो चेक करने का काम किसका है, तो वो है आपके UEFI का काम है। याद रखना, बूट लोडर, जैसे आपका बूट होता है कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा तो वहां पे जांच का काम किसका है, इसी का है। अगला है SRAM और DRAM में सही माइक्रो लेवल डिफरेंस क्या है। मतलब दोनों रैम हमारे पास में है तो सही, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, तो दोनों में माइक्रो लेवल का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या है, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। हमको बोल रहा है SRAM रिफ्रेश मांगती है और DRAM रिफ्रेश नहीं मांगती, तो ये तो गलत है
हमको पता है कि एस रैम को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, डी रैम को करना पड़ता है ना, तो ये तो गलत हो गया। फिर हमको बोल रहा है डी रैम कैश में यूज होती है, एस रैम मेन मेमोरी में यूज होती है ना। अब डी रैम कैश में थोड़ी ना होगी, हम लोग पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, स्टैटिक रैम चिपों का प्रयोग किया जाता है कैश मेमोरी में, है ना, डी रैम का मेन मेमोरी में किया जाता है। तो ये वाला भी कैसा हो गया, ये गलत हो गया भैया। फिर हमसे बोल रहा है एस रैम फास्टर होती है और रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती, तो ये सही है भैया। इसमें जो बेसिक सबसे छोटा अंतर है वो ये है कि एस रैम जो होती है डी रैम से तेज होती है और इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो आंसर है हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कैश हिट का अर्थ क्या होता है। कैश मेमोरी को हम जानते तो है, अब कैश हिट्स का क्या मतलब है ना। तो कैश तो हमको पता है कि सबसे तेज मेमोरी है, कंप्यूटर के पास होती है, सीपीयू के पास में होती है, रजिस्टर से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये कैश हिट का अर्थ क्या है, तो देखिए हमको बोल रहा है रिक्वायर्ड डेटा कैश में नहीं मिलता, मतलब रिक्वायर्ड जो डेटा होगा अगर कैश में अगर नहीं मिल रहा है तो उसको कैश हिट कहते हैं क्या। या बोल रहा है रिक्वायर्ड डेटा डायरेक्टली कैश में मिल गया, उसे कहते हैं क्या। या हमको बोल रहा है कैश मेमोरी करप्ट हो गई है, या सीपीयू में रैम को बाईपास कर दिया परमानेंटली, तो ऐसा तो है ना। तो हमारे पास में जो इसका राइट आंसर है, ध्यान से देखिए, इसका राइट आंसर है जो रिक्वायर्ड डेटा क्या होगा, डायरेक्ट कैश मेमोरी में मिल गया, किसको, सीपीयू को। तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो कहलाता है आपका कैश हिट कहलाता है, कि जो भी डेटा चाहिए था वो सीधे कैश मेमोरी में मिल चुका है, तो ये कहलाता है कैश हिट, इसको याद रखिएगा। अगला है स्पूलिंग और बफरिंग में सबसे सही अंतर क्या है। देखिए बेसिकली अगर हम स्पूलिंग की और बफरिंग की बात करें, है ना, स्पूलिंग जैसे कि हम लोगों ने कल के एक क्वेश्चन लिया था, स्पूलिंग कहाँ यूज की जाती है, तो जब हम कंप्यूटर से प्रिंट हम लोग देते हैं तो वो प्रिंट स्पूल होके कहा जाता है, प्रिंटर की रैम में जाता है, तो ये प्रोसेस कहलाती है स्पूलिंग। सारे के सारे वहां पे जमा हो जाएंगे, फिर एक सीक्वेंस से प्रिंटर प्रिंट करता है। भाई बफरिंग की अगर हम बात करें तो हम लोग बफर मेमोरी पढ़ते हैं, है ना। बफर मेमोरी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग ऐसा पढ़ते हैं कि एग्जीक्यूशन से पहले डेटा थोड़ी देर के लिए वहां पर होल्ड करके रखा जाता है ना, कि ताकि जैसी जरूरत पड़ेगी सीपीयू ले लेगा, तो वो होल्ड वाला जो प्लेस रहता है वो कहलाता है बफर। तो बफरिंग मतलब कि डाटा को कहाँ रखा जा रहा है, होल्ड पर रखा जा रहा है, लगातार जैसी जरूरत पड़ेगी वैसी ले लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रिंटर को दिया जा रहा है, जैसे वहां पे पूरे जमा हो गए एक सीक्वेंस में, उसके बाद वो प्रिंटिंग स्टार्ट करता है, ठीक है। तो वहां पर पहुंचने के बाद प्रिंटिंग स्टार्ट होगी और यहाँ पे जरूरत पड़ने से पहले यहाँ पर डेटा रखा गया है, इतना सा है। अब चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्या है। अब हम बोल रहा है स्पूलिंग प्रिंटर क्यू से जुड़ा हुआ है, बफरिंग टेम्परेरी डाटा होल्डिंग से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्पूलिंग जो वर्ड है किससे, प्रिंटर क्यू से जुड़ा हुआ है, तो ये सही है। बफरिंग टेम्परेरी डाटा होल्डिंग करती है, ये भी सही है। लेकिन बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है, बफरिंग केवल प्रिंटर में होती है, स्पूलिंग केवल रैम में होती है, तो ये तो उल्टा लिख दिया उसने, तो ये गलत हो गया। फिर हमको बोल रहा है दोनों केवल इंटरनेट स्पीड बढ़ाते, तो ऐसा कुछ नहीं है, इंटरनेट स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। स्पूलिंग सीपीयू रजिस्टर में होती है और बफरिंग रोम में, तो ये ऑप्शन भी गलत है। क्यों, स्पूलिंग कहाँ पे होती है, प्रिंटर में होती है भैया, ठीक है। और बफरिंग कहाँ पे हमारे पास में है, जहां पे हमने टेम्परेरी डेटा होल्ड करके रखा है, जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे हम वहां से डेटा ले लेंगे, ठीक। तो याद रखना पहला वाला ऑप्शन है इसका सही है। अगला है प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग में ओएस क्या कर सकता है। प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग, देखिए प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग जो हमारे पास में बेसिकली है, तो हम लोग टाइम शेयरिंग जब यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, है ना, तब प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है ना। एक अलग प्रकार का मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्या करता है, इसका काम है कि समय पर क्या कराएगा, ये प्रोसेस पूरी कराएगा। तो कोई अगर प्रोसेस स्लो हो गई है, धीरे हो गई है, तो उसको क्या करेगा, वो बंद करके और नई प्रोसेस सीपीयू को दे देता है ना। कोई प्रोसेस बहुत ज्यादा लेंदी हो गई, स्लो हो गई और उसके चक्कर में बाकी प्रोसेस रुकी हुई है, तो वो जो लेंदी हो गई है, बहुत बड़ी प्रोसेस है, तो उसको ब्रेक कर देगा और नई वाली प्रोसेस दे देगा सीपीयू को करने के लिए, मतलब टाइम को बर्बाद नहीं होने देगा सीपीयू के। तो याद रखेंगे, हमको बोल रहा है केवल बैकग्राउंड ऐप डिलीट करना, केवल एक ही प्रोसेस को पूरा खत्म कर देना, यूजर से हर बार प्रोसेस परमिशन लेना, और हमको बोल रहा है रनिंग प्रोसेस को जबरदस्ती क्या कर देगा, पॉज कर देगा, रोक देगा, है ना, और दूसरी प्रोसेस सीपीयू को दे देगा। तो ये वाला काम बिल्कुल सही है
प्रिमिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, है ना, जो लेंदी हो गई है, बहुत स्लो हो गई है, आउटपुट जल्दी नहीं निकल रहा, तो उसको पॉज करेगा और नई वाली प्रोसेस सीपीयू को दे देगा, क्योंकि सीपीयू तो वहां पे खाली बैठा हुआ है ना, उसका टाइम बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना इसको। क्लस्टर साइज किससे रिलेट होता है ना। अब क्लस्टर साइज की हम बात करें तो ये वर्ड को भी याद रखना, एग्जाम में पूछेगा। जैसे हमको बोल रहा है रैम को रिफ्रेश करना है, सीपीयू क्लॉक स्पीड यूनिट है, फाइल सिस्टम में डिस्क एलोकेशन यूनिट है, या मॉनिटर कलर डेप्थ है। तो याद रखना जो क्लस्टर साइज है ये किसकी बात कर रहा है हमसे, ये कर रहा है जो फाइल सिस्टम होता है ना, जैसे फैट हो गया, एनटीएफएस हो गया, फाइल सिस्टम जो होते हैं इसमें डिस्क एलोकेशन जो यूनिट होती है उससे रिलेटेड होता है क्या, क्लस्टर साइज, है ना। फाइल एलोकेशन जो हमारे पास में होता है ना, उसमें डिस्क एलोकेशन जो यूनिट होती है उससे संबंधित हमारे पास क्लस्टर साइज होता है। आपको ऐसा कैसा याद रखना पड़ेगा, है ना। और फाइल सिस्टम हम लोगों ने देखे क्या, फाइल एलोकेशन टेबल और न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम एनटीएफएस, है ना, तो इनको भी आप याद रखेंगे। अगला है जीपीटी और एमबीआर में सही डिफरेंस क्या है। जीपीटी और एमबीआर की बात कर रहे हैं। देखिए, जो लोग थोड़े से जुड़े होंगे कंप्यूटर हार्डवेयर से उन लोगों को ये आंसर पता होगा, या जो घर में थोड़ी सी कलाकारी करते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने, उनको भी ये थोड़ा सा पता होगा। देखिए, जैसे कि हमारे पास नए वाले ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं कि विंडोज 10 की अगर हम बात करें या 11 की हम लोग बात करें, मोस्टली 10 में ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है, 11 में उतनी नहीं जाती है ना। फिर भी याद रखिएगा कि हमारे पास 10 की बात अगर हम करें तो वो दो फॉर्म में आता है, क्या आएगा, जीपीटी फॉर्म में और एमबीआर। मतलब आपके कंप्यूटर में कौन सा इंस्टॉल होगा ये आपको पहले चेक करना पड़ता है, जीपीटी जाएगा या एमबीआर जाएगा। यहाँ पर आपको बता दूं मैं, जो एमबीआर है ये पुरानी तकनीक है ना इंस्टॉलेशन की, और जो जीपीटी है ये नई तकनीक है ना। ये ज़्यादा पार्टीशन बनाने की आपको सुविधा देती है, जबकि ये कम पार्टीशन बनाने की सुविधा देती है ना। तो इतना भी याद रखेंगे। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए, हमारे पास बोल रहा है जीपीटी नेवर पार्टीशन स्कीम है और लार्ज डिस्क सपोर्ट करती है। एमबीआर यूईएफआई के लिए कंपलसरी है, बायोस के लिए कंपलसरी है क्या, नहीं है ना। जीपीटी मैक्सिमम 2 टीबी तक ही सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है। जीपीटी तो अभी हम 2 टीबी तो 5 टीबी 7 टीबी बहुत टीबी हम लोग यूज कर रहे हैं, 8 टीबी 16 टीबी ये किसी को भी सपोर्ट कर सकती है। एमबीआर में अनलिमिटेड प्राइमरी पार्टीशन होते हैं, तो ये भी गलत है, इसमें ऐसा नहीं होता है हम, क्योंकि हम एक ही बना पाते हैं। तो याद रखेंगे जीपीटी क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी हमारे पास में है। इसमें हम बहुत बड़ी, अगर आपका हार्ड डिस्क का साइज होगा वहां पर ये सपोर्ट करेगी, और मल्टीपल जुड़ा हुआ है, किससे, पार्टीशन से जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखेंगे, है ना। हार्ड डिस्क में पार्टीशन बनाया तो क्या है, जीपीटी न्यू पार्टीशन स्कीम हमारे पास में है, पार्टीशन करने की नई स्कीम है। और बड़ी वाली जो हार्ड डिस्क होती है उसको भी क्या करता है, ये सपोर्ट करता है जीपीटी, याद रखना। ठीक है, तो आपका कंप्यूटर में जीपीटी या एमबीआर कौन सा डाला हुआ है, जिनको पता होगा मुझे कमेंट करके बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, फर्मवेयर अपडेट सामान्यतः कहाँ स्टोर होता है। फर्मवेयर की अगर हम बात करें, फर्मवेयर हमको पता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से फर्मवेयर का निर्माण होता है, और हमारे पास में रोम जो है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हमको बोल रहा है फर्मवेयर अपडेट सामान्यतः कहाँ स्टोर किया जाता है, कहाँ स्टोर होगा फर्मवेयर का। हमको बोल रहा है क्लिपबोर्ड में, क्लिपबोर्ड में कॉपी या कट किया वाला स्टोर होता है, हमको पता है। हमको बोल रहा है फ्लैश रोम, फिर बोल रहा है हमको रिसाइकल बिन और पेज फाइल। तो पेज फाइल में फर्मवेयर पेज फाइल का कोई लेना देना नहीं है। रिसाइकल बिन में जब हम डिलीट करते हैं तब पहुंचता है। अब क्या बचा, हमारे बचा फ्लैश और रोम। जैसे कि फर्मवेयर है ये रोम की ही बात करता है, हमको पता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की बात होती है, तो क्या होगा फ्लैश। फ्लैश इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें कोई भी मूवेबल भाग नहीं है, हार्ड सरफेस से बना हुआ रहता है, इसलिए फ्लैश कहते हैं। ठीक, इसको याद रखेंगे। अगला है, निम्न में से प्राइवेट आईपी रेंज, आईपी वर्जन 4 की रेंज क्या है। प्राइवेट आईपी वर्जन 4 की रेंज क्या है ना, ध्यान से देखना, इसको एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जैसे हमको बोल रहा है 7215 है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 72, ये सब रेंज दे रहा है। तो आप सीधे सीधे देख लीजिए इसकी क्या होती है। जब भी हम क्या करते हैं प्राइवेट आईपी एड्रेस बनाते हैं तो क्या होगा हमारा 172.116। ठीक है, फिर डॉट लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे हमारे पास 00 हो सकता है आगे जैसे, और यहाँ से हम कहाँ तक बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं इसको 172 होगा, डॉट हमारे पास में आएगा 31.255.255 है ना। ये हमारे पास में प्राइवेट आईपी एड्रेस जो हम लोग तैयार करते हैं आईपी वर्जन 4 का, उसमें हम लोग ये वाला आईपी एड्रेस यूज करते हैं, याद रखना
है ना। अब अगर यहाँ हम बात करें, ये क्या 15 बोल रहा है, हमारे पास क्या था 16, इससे ये कैसा हो गया, ये तो बाहर हो गया, इसलिए ये गलत हो गया, मतलब पहले ही छोटा है उससे 16, तो 16 हमारा सही है ना। यहाँ पे 31 हमारे पास में, तो 31 भी ये सही है, तो ये वाला जो आंसर है बी वाला ये सही है आपका। ये 32 हो गया, जबकि हमारी रेंज कहाँ से है, 16 से 31 तक के है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे 64 हो गया, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ये गलत हो गया, तो ये दोनों गलत है और ऊपर वाला भी ये गलत है। ये बी वाला जो आंसर है ये सही है, और इस रेंज को आप याद रखना, एग्जाम में पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ARP, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल का मेन काम क्या है। तो एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल जो है इसको याद रखना, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बेसिकली जब हमारे पास में मैक एड्रेस होता है ना, तो हम लोग जो आईपी एड्रेस होता है, तो आईपी एड्रेस से मैक एड्रेस निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसका, ARP, है ना। क्या है, प्रोटोकॉल है, एड्रेस रिसोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो डोमेन नेम से जुड़ा है क्या, ये नहीं है। आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस से मैप करना, तो ये वाला आंसर कैसा है इसका, ये सही है। मैक एड्रेस को यूआरएल में बदलना, टीसीपी पोर्ट को एनक्रिप्ट करना नहीं आएगा, क्या आएगा, आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस से बदलता है, याद रखना। डिजिटल सिग्नेचर में सेंडर कौन सी की यूज करता है। तो डिजिटल सिग्नेचर में जो सेंडर रहता है वो कौन सी की यूज करेगा, तो याद रखना हमारे पास जो की यूज होने वाली है डिजिटल सिग्नल, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास एलिमेंट है, ऑथेंटिकेशन के लिए उसका यूज किया जाता है, ऑथराइजेशन के लिए। तो इसके लिए जो की यूज की जाती है वो क्या करते हैं हम लोग, प्राइवेट की, है ना। डिजिटल सिग्नेचर के लिए कौन सी की यूज करते हैं हम लोग, प्राइवेट की यूज करते हैं, याद रखना। तो हमारे पास में सेंडर प्राइवेट की, सेंडर क्या यूज करेगा, प्राइवेट की यूज करेगा, याद करना। रिसीवर की प्राइवेट की यूज नहीं करने वाला है, वो खुद की प्राइवेट की यूज करेगा, है ना। सेंडर की पब्लिक या डीएनएस सर्वर ये नहीं होगा, तो याद रखना जो सेंडर होगा वो खुद की प्राइवेट की यूज करेगा। अगला है फार्मिंग अटैक में अटैकर्स क्या करते हैं। तो हमारे पास में जो फार्मिंग होती है ना, अटैक, इसमें क्या करते हैं बेसिकली, तो याद रखना अटैक एक तो हमारे फिशिंग है, उस मालूम में क्या करते हैं फिशिंग में, तो लालच दिया जाता है, देन आपकी इंफॉर्मेशन चुरा ली जाती है और फिर आपको आर्थिक या और तरह के वहाँ पे नुकसान हो जाते हैं। हमारे पास में फार्मिंग अटैक क्या होता है, तो इसमें क्या किया जाता है कि आपके सामने एक फेक, है ना, एक झूठी वेबसाइट दे दी जाती है आपको, और उसमें आप आपके सारी इंफॉर्मेशन डाल देते हो, है ना। फिर वो कलेक्ट कर ली जाती है और फिर उसका मिसयूज किया जाता है। एग्जाम्पल भी बता देता हूँ आपको मैं। आपने देखा होगा कि बहुत बार आपको आया होगा दिवाली दशहरे के टाइम पे कि आपको जियो की तरफ से ये ऑफर है ना, लाइफ टाइम का फ्री मिल रहा है, साल भर का फ्री मिल रहा है ना, मतलब बिना पैसे के आपको साल भर का डाटा फ्री मिल रहा है। इस तरीके की स्कीमें या केबीसी की स्कीमें मैंने देखी है, जियो की स्कीम मैंने देखी है, जो व्हाट्सएप पे थ्रू करती है, और सब लोग क्या करते हैं उसको बिना जांचे और फॉरवर्ड करते रहते हैं, और सभी लोग अपनी अपनी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं उसमें डालते रहते हैं, है ना। तो वैसा नहीं करना है आपको। जो साइट दी गई है याद रखना, अगर किसी के पास ऐसा मैसेज आता है कि जियो की तरफ से लाइफ टाइम ऑफर या ऐसा कोई ऑफर आपको मिला हुआ है, मोस्टली क्या होता है व्हाट्सएप पे थ्रू आउट होती है, बाकी कहीं और रहती नहीं है ना। ये केबीसी की आ जाए तो वो जो आपको लिंक देता है उसके लिंक में देखना, आपको वहां पे तो जियो बताता है, लेकिन लिंक पे जब जाते हैं तो वहां पे आपको HTTP प्रोटोकॉल नहीं दिखने वाला है, मतलब सिक्योर नहीं है। HTTP क्या चाहिए आपको, एस चाहिए, सिक्योर नहीं रहता है। दूसरी चीज वो किसी और ही साइट होती है ना, नाम उसको देखेंगे जाके आप ध्यान से, तो वो कोई और ही वेबसाइट फिर आपको वहां पर दिखाता है। उसमें लिखा जरूर रहता है कि बाद में जियो कुछ कीवर्ड डाल दिया, जियो क्या फर्क पड़ता है, डोमेन थोड़ी ना है जियो का, है ना। तो उससे आप बच के रहिएगा, और ऐसी कोई अगर आपके पास पे लिंक आती है तो उसको शेयर भी नहीं करे, तुरंत डिलीट कर दे, है ना। सामने वाले व्यक्ति को समझा दीजिए कि भैया ये फेक है, आप भी इसमें डाटा यूज, हालांकि वो कर चुका होता है, क्योंकि उसमें सबमिट करने के बाद कहा जाता है 3 लोगों को शेयर करो, 4 लोगों को शेयर करो, तो बच के रहना। तो वही क्या है हमारे पास फार्मिंग अटैक है ना। लोगों को भेजकर और उनकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है, फिर उनको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, और चीजें दुनिया भर की जो रहती है वो चीज होती है। तो याद रखेंगे, इसको बचना। क्या करेगा, फेक ईमेल पासवर्ड मांगता है, रीडायरेक्ट मैनिपुलेशन से यूजर को फेक साइट में भेजता है। तो ये वाला जो आंसर है ये सही है। क्या करेगा, रीडायरेक्ट मैनिपुलेशन से, है ना। आपको जो भी ऑफर देगा बोल चाल के, ये कॉल करके आपको साइट दे दे, कुछ भी दे दे, हाँ, तो रीडायरेक्ट मैनिपुलेशन से यूजर को क्या करता है, फेक साइट पर भेज देता है। तो ये काफी स्तर पे, ये फिशिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है ना, कि आपको जैसे अलग अलग साइट पे होता है कि माइक्रोसॉफ्ट या अदर कंपनी के साथ में भी इस तरीके के फ्रॉड जो है वो हो जाते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो इससे बच के रहिएगा। अगला है
n/a, है ना, मतलब क्या है, नॉट एप्लीकेबल, है ना, ये लिखा हुआ है उसमें। तो ये कहाँ आता है, ये एरर कहाँ पे आता है, तो याद रखना हमारे एग्जाम के लिए आपको जितनी भी एरर्स हमारे पास में है वो सारी की सारी एरर आपको पढ़ लेनी है। ज़्यादा नहीं है, 5-6-7 एरर्स है, जैसे कि डिवाइड बाय जीरो हो गया, या ये वाली हो गया, या हैश करके आ जाता है, तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। तो ये एरर्स आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे कहाँ पे कौन सी यूज़ में आती है। तो अगर हम बात करें ये वाली एरर कहाँ यूज़ में आती है, हमको बोल रहा है लुकअप वैल्यू मैच ना मिलने पर, लुकअप वैल्यू मैच नहीं मिलेगी तब आएगा क्या, हमको बोल रहा है 0 से डिवाइड करने पर, वो तो आपके पास d/0 इस तरीके से आता है, फिर रॉन्ग डेटा टाइप ऑपरेशन में, या फार्मूला स्पेलिंग गलत होने पे। तो आपको बता दें कि हमारे पास ये वाला जो एरर आने वाला है, यहाँ पर हमको फिलहाल जो ऑप्शन दी है उसके अकॉर्डिंग जो लुकअप की वैल्यू है वो मैच नहीं कर रही है, लुकअप की जो वैल्यू दी गई है वो मैच नहीं कर पा रही है। इस वजह से आपको ये लुकअप, हमको मालूम है लुकअप कमांड ये होता है वी लुकअप या एच लुकअप, वहां पे आपने कोई फार्मूला लगाया, उसमें आपने को रेंज दे दी है, तो वो मैच नहीं कर रही है वैल्यू, है ना, तो वहां पर क्या मिल जाएगा आपको, ये वाला कमांड मिल जाएगा, मतलब एरर मिलेगा, सॉरी। अगला है एक्सेल में पिवोट टेबल में वैल्यूज एरिया का मेन काम क्या होता है। देखिए मैं पहले ही बता चुका हूं, अगर पिवोट टेबल का जिक्र आ जाए कहीं पर भी तो आपको आंसर में क्या ढूंढना है, ऑप्शन जो रहेंगे, कहां पर हमको लिखा है सारांश निकालना, है ना, या कहां पर हमको लिखा है उसका संक्षिप्तीकरण करना, या कहां पर लिखा है उसकी समरी निकालना, या उसको समराइज करना। ऐसे वर्ड जहां पर भी हो वो आंसर आप लगा दीजिए, आंख बंद करके आपका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि पिवट टेबल बेसिकली करता क्या है, बहुत बड़े डेटा को एक छोटे से सार में सारांश निकाल के आपको दे देता है काम करने के लिए। तो कहाँ करेंगे, हमको बोला रो लेबल को सॉर्ट करने के लिए, न्यूमेरिक टेक्स्ट डेटा को समराइज, देखो समराइज वर्ड आ गया, मैं इसी को आंसर लगाने वाला हूँ, है ना, वर्कशीट का नाम चेंज करने के लिए, फार्मूला बार हाइड करने के लिए। तो क्या आएगा, जो न्यूमेरिक या टेक्स्ट डेटा है आपके पास में उसको क्या करना है, समराइज करना है, उसका सारांश निकालना है, समरी तैयार करना है। तो यही क्या होगा इसका राइट आंसर, पिवट टेबल और ये समराइज वर्ड याद रखना, आंसर कभी गलत नहीं होगा। अगला है मेल मर्ज में डेटा सोर्स क्या होता है। मेल मर्ज में डेटा सोर्स क्या होगा, बेसिकली अगर हम बात करें मेल मर्ज हमको तैयार करना है, मल्टीपल लोगों को हमको कोई एक लेटर भेजना है, तो जो एक लेटर हमको भेजना है वो तो हमको टाइप ही करना पड़ेगा, तो डेटा सोर्स में वो तो नहीं आएगा। फिर क्या आएगा डेटा सोर्स में, तो डेटा सोर्स में आता है कि वो जो एक लेटर हमने पत्र तैयार किया है उसको हमको बहुत सारे लोगों को भेजना है, तो उन बहुत सारे लोगों का जो डेटा है, उनका नाम है, एड्रेस है, मेल आईडी है, फोन नंबर है, बेसिकली वो होता है मेल मर्ज के लिए डेटा। ठीक है, तो जिनको भेजना है उन लोगों की बात हो रही है। तो हमारे पास क्या है, कॉमन लेटर टेम्पलेट, ये तो होंगे नहीं, है ना, क्योंकि वो तो हम टाइप करेंगे इंडिविजुअल, फिर बनाएंगे उसको। रिसिप्ट्स की लिस्ट और डिटेल, हाँ ये हो सकता है। हमको बोल रहा है फाइनल प्रिंटेड एनवेलप, एनवेलप काय के लिए होंगे, एनवेलप नहीं होंगे, है ना। ट्रैक चेंज हिस्ट्री, तो ये तो ऑप्शन से ही नहीं जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली क्या आएगा आंसर, हमारे पास जो रिसिप्ट्स होगी, है ना, उसकी लिस्ट होगी कि किन किन लोगों को हम लोग को भेजना है, उनका डेटा कहलाता है मेल मर्ज में डेटा सोर्स। अगला क्वेश्चन है वर्ड में कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का क्या अर्थ है। अगर हम एमएस वर्ड की बात करें, इसमें कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का क्या अर्थ निकलता है, तो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग कहने का मतलब ये है, हमने जैसा टाइप किया था उसको वैसा का वैसा रहने दो भैया, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज मत करो, है ना। तो कीप मतलब जैसी कैसी, सोर्स मतलब जैसा हमारा पहले था हमारा डेटा वैसी रहने दो, उसमें नई तरह की कोई भी फॉर्मेटिंग हम लोगों को नहीं चाहिए। और फॉर्मेटिंग क्या होती है एमएस वर्ड में, तो उसको बोल्ड कर देना, इटैलिक कर लेना, अंडरलाइन कर देना, कलर कर देना, ये सारी की सारी जो चीजें रहती है ये कहलाती है फॉर्मेटिंग। तो हमको नहीं चाहिए, कैसा चाहिए, नॉर्मल अगर चाहिए हमको, जैसा हमने टाइप किया वैसा, तो हम लोग यूज करने वाले क्या, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। हम लोग याद रखें क्या बोल रहा है, पेज टेक्स्ट को डेस्टिनेशन स्टाइल में बदलने की बात हो नहीं रही, हमको जैसा का वैसा चाहिए, है ना। ओरिजिनल कॉपीड कंटेंट की फॉर्मेटिंग मेंटेन रखना, केवल प्लेन टेक्स्ट पेस्ट करना, और फॉर्मेटिंग रिमूव करके टेबल बनाना। तो टेबल बनाने की बात हमारे पास नहीं हो रही है ना। मैंने क्या बोला कि जैसा हमने टाइप किया था वैसा, तो जैसा हमने टाइप किया था वैसे के लिए हम वर्ड यूज करेंगे, कौन सा, ओरिजिनल, है ना। जैसे ओरिजिनल कॉपी कंटेंट की फॉर्मेटिंग मेंटेन करके रखना है कि हमने ओरिजिनल आपको जैसा दिया भैया वो चेंज नहीं होना चाहिए, उसको जैसा का वैसा रखो, है ना। अगर आपको कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो कोई दूसरे कंटेंट पे करिए, लेकिन हमारे कंटेंट पे बिल्कुल मत करिए, ठीक है। तो याद रखना ये वाला जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला है कैंडिडेट की और प्राइमरी की
में सही रिलेशन क्या होता है? कैंडिडेट की और प्राइमरी की में सही रिलेशन क्या होगा? चलिए देखते हैं। हमको बोल रहा है कैंडिडेट की फॉरेन की ही होती है। कैंडिडेट की फॉरेन की होती है क्या? तो नहीं भैया। हमको बोल रहा है कैंडिडेट की हमेशा डुप्लीकेट होती है, तो कैंडिडेट की हमेशा डुप्लीकेट होने वाली है क्या? तो नहीं, ऐसी भी नहीं होने वाली है। हमारे को बोल रहा है प्राइमरी की में नल अलाउड नहीं है। प्राइमरी की में नल अलाउड होता है ऐसा बोल रहा है, तो नल अलाउड होता है क्या? नहीं, हमने बोला है प्राइमरी की यूनिक होनी चाहिए और नल नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए ये वाला भी कैसा है? गलत हो गया। अब हमारे पास प्राइमरी की कैंडिडेट की में से ही सेलेक्ट की जाती है, तो ये सही है भैया, है ना। प्राइमरी की क्या होती है? बेसिकली हमारे पास जो प्राइमरी की है कैंडिडेट की में से ही सेलेक्ट की जाती है। ये आंसर बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, है ना। तो कैंडिडेट की और प्राइमरी की में क्या सही रिलेशन है कि प्राइमरी की में से ही कैंडिडेट की जो है वो सेलेक्ट की जाती है, याद रखना, मतलब प्राइमरी की कैंडिडेट की से। अगला है कंपोसाइट की का सही अर्थ क्या है? तो कंपोसाइट की का सही अर्थ क्या है? तो बस वही हमको बताना है। क्या बोल रहा है हमारे को? केवल एक कॉलम से बनी होती है, दो या अधिक कॉलम से मिलकर बनेगी, डुप्लीकेट वैल्यू वाली की होगी या नल वैल्यू वाली की होगी। तो हमारे पास में कंपोसाइट जो की होती है, याद रखना, हमेशा क्या होगी? दो या अधिक कॉलम से मिलकर एक की जो तैयार की जाती है उसे हम कहते हैं कंपोसाइट की। डीबीएमएस डेटाबेस का चैप्टर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी किए हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में एसक्यूएल में वेयर और हैविंग में सही अंतर क्या होता है? वेयर और हैविंग दोनों क्लॉज है, याद रखना, हमारे एग्जाम में क्लॉज पूछता है ना। तो वेयर और हैविंग क्लॉज हमारे पास में, ये दोनों में बेसिक अंतर क्या है ना। हमारे पास में बोल रहा है वेयर ग्रुपेड डेटा पर, हैविंग इंडिविजुअल रो पर लगता है। वेयर रो फिल्टर करता है और हैविंग क्या करेगा? ग्रुपेड रिजल्ट फिल्टर करता है। हैविंग केवल टेबल क्रिएट करता है और वेयर केवल इंडेक्स डिलीट करता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है कि जो वेयर हमारे पास में होता है, वेयर क्लॉज, ये क्या करेगा? रो को फिल्टर करता है। वेयर क्लॉज रो को फिल्टर करता है, और जो हैविंग हमारे पास में क्लॉज होती है वो ग्रुपेड रिजल्ट को फिल्टर करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल सही है। अगला है ब्राउजर कैश और कुकीज में सही अंतर क्या है? ब्राउजर की हमारे कैश जो हम पढ़ते हैं ना, कैश के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ये कुकीज के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है। दोनों में बेसिक अंतर क्या है? दोनों आती तो वेब ब्राउजर के थ्रू ही हमारे पास में है। क्या अंतर है हमारे पास में? देखिए हमको बोल रहा है अंतर बताना है। क्या है? कैश वेब सोर्सेस स्टोर करता है, कुकीज यूजर सेशन डेटा स्टोर करता है। हमको बोल रहा है कुकीज इमेज कंप्रेस करती है, कैश पासवर्ड इनक्रिप्ट करती है। तो ऐसा होता है क्या? तो ऐसा तो नहीं होता है भैया, है ना। कैश केवल ईमेल के लिए होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुकीज केवल हार्डवेयर ड्राइवर है, तो हार्डवेयर ड्राइवर तो होती भी नहीं है, कुछ भी नहीं होती है। हमारे प्रश्न का राइट आंसर याद रखना कि जो कैश होती है, दो अलग अलग क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके एक ही क्वेश्चन में। कैश जो होती है वो वेब रिसोर्सेज स्टोर करती है। कैश में क्या होता है कि जब वेबसाइट को हम ओपन करते हैं तो उसको ओपन करने के लिए सपोर्टिंग फाइलें होती है वो कहाँ आके जमा हो रही है? कैश में, ठीक है। इसके बाद में अगर हम बात करें कुकीज की, तो कुकीज क्या करती है? ये यूजर, है ना, या जो सेशन जितनी देर उसने काम किया उसके डेटा को स्टोर करके रखती है, ताकि अगली बार वो वहां पर जाए तो उसको कैसा मिले? सेशन और जो यूजर का डेटा है वो जैसा का वैसा मिले, तकलीफ नहीं मिले उसको, ठीक है। तो याद रखना बेसिकली है दोनों एक जैसे ही, लेकिन जो सिमिलर बेसिक सा अंतर है वो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, इसको याद रखेंगे। चलिए इसी के साथ आज हमारे पास में ये 12वें नंबर का वीडियो कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक देखते हुए आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग सीपीसीटी एग्जाम के लिए हर बार एक नई सीरीज लेकर आते हैं जिससे बहुत सारे बच्चे पास होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास में आज के क्वेश्चन होगा, और ये 30 क्वेश्चन में से आपको जितने जितने नंबर मिले होंगे आप कमेंट में करके मुझे बता दीजिएगा। हम लोग मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ में, एक नए चैलेंज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।